कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बेहतर ही होंगी और अपनी तैयारी को एक निश्चित रूप दे रहे होंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है। अब तक मैं आपको ठीक 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, जिसमें 200 क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में 5वां प्रैक्टिस सेट जो कि एसएसटी के लिए है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कौन से सवाल पहले पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है, बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, और आप खुद भी आप अंतर देखना है, स्पष्ट कर देंगे कि आपके सीटेट के जो पेपर यानी जूनियर वाले हिस्से में, एसएसटी वाले पार्ट में, कंटेंट वाले हिस्से में जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल कैसे आसानी से हो जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही सवालों के लिए मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को एक निश्चित रूप दीजिए और ये प्रयास करिए। देखिए, चूंकि हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें कि थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए। ठीक है। जिससे कि आपको जो सहयोग तो मिल ही रहा है, कुछ हमें भी सहयोग प्राप्त हो इसका। ठीक है। इसका लाभ हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच पहुँचे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे एंगेज्ड हों। ठीक। और जिससे कि हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे कि हम ये जो कर रहे हैं सीटेट के लिए, वो आने वाले टाइम में आपके लिए भी, ठीक है, जब 8 फरवरी को आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ऐसा लगे ही ना कि कुछ हमें ऐसा सुनने को यानी ऐसा सवाल देखने को मिल रहा है कि जो मैंने सुना नहीं है। ठीक है। तो बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना ध्यान में रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की और देखते हैं कौन कौन से सवाल आज इस 50 क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है। ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी रहते हैं, खैर ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, या छूट गया होगा प्रिंटिंग में, कोई बात नहीं है, लेकिन हम मिलान तो कर ही सकते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, ठीक है, कि पृथ्वी की एक वायुमंडल होती है। ठीक है। पृथ्वी की एक वायुमंडल होती है और इस वायुमंडल की जब बात करते हैं तो इसको कुछ परतों में बांट लेते हैं, जिसमें पहली परत जिसको आप कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं, क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं। इसमें क्या होती हैं? मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? ठीक। तो क्षोभ मंडल में जितनी भी वर्षा, ठीक, तूफान, बिजली, ये सब कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है। दूसरा मंडल जो होता है वो होता है समताप मंडल। इसी में पाया जाता है ओजोन परत भी। क्या पाई जाती है? ओजोन परत भी पाई जाती है। ठीक। और इसी में उड़ते हैं विमान भी उड़ते हैं। कौन से मंडल में? ठीक है। तो जेट विमान भी कौन से मंडल में? तो समताप मंडल में जेट विमान भी उड़ते हैं। इसके बाद जो है, ठीक है, 80 किलोमीटर, ठीक, यहां पाई जाता है कौन सा मंडल? मीजोस्फीयर, यानी कौन सा मंडल? मध्य मंडल, जिसमें उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। इसके ऊपर जो मंडल होता है जिसको हम ताप मंडल भी कहते हैं, ठीक है, या इसे ही आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक। क्या कहा जाता है? आयन मंडल भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि आयन मंडल ही में ही आयंस पाए जाते हैं जो कि रेडियो यानी संचार उपग्रहों में यहीं पर स्थापित करते हैं। तो जब यहाँ सिग्नल भेजा जाता है तो इसी मंडल से वापस इसे बाह्य वायुमंडल भी कह लिया जाता है। ठीक है। क्या कह लेते हैं हम? बाह्य वायुमंडल भी कह लेते हैं इसी पार्ट को जो है। इसके ऊपर वाला मंडल जो कि कहलाता है क्या? बहिर्मंडल। क्या कहलाता है? बहिर्मंडल कहलाता है। और जब बहिर्मंडल की बात की जाती है तो इसमें गैसों की पतली पतली सी क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है। तो अब मिलान कर लेते हैं, आसान सा हो जाएगा। ठीक है। ओजोन परत को किससे मिला दें? समताप मंडल से। रेडियो प्रेशर को किससे मिला दिया जाए? रेडियो प्रेशर जो है बाह्य वायुमंडल से। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल से। और पतली वायु जो है किसमें? बहिर्मंडल में हो जाए। ठीक है। हो गया आसान सा। ठीक। आप देख सकते हैं कि आसानी से इसका उत्तर आपने क्या कर दिया? बता दिया। ठीक। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या नहीं, पहला सवाल हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि, जो ये गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहा है तो हमें पता है, ठीक है, कि एक महाद्वीप जिसका नाम उत्तरी अमेरिका, ये कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ठीक। उत्तरी अमेरिका, और इसके जस्ट नीचे जो है दिखता है आपको क्या? दक्षिणी अमेरिका, कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ बीचों बीच में एक रेखा पाई जाती है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत रेखा। ठीक। और इस वाले भाग से उठती है कौन सी? तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा उठती है। और जो कि भूमध्य सागर, इस बीच वाले हिस्से में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। अब आपको बताना है, ठीक है, कि क्या जवाब होगा इसका। ध्रुवों से भूमध्य की ओर गलत है, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जलधाराओं को हम ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है। अंतर्भौम गलत है। गर्म पानी के झरने गलत है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इस वजह से क्या है? ये सही। तो आप देख सकते हैं कौन सी रेखा के पास उठ रहा है। ठीक है। तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के पास से उठी, इसीलिए क्या है? ये गर्म है। तो जवाब हो गया डी वाला ऑप्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है आपको क्या करना है, मिलान करना है। हमने आपको कृषि वाले हिस्से में ईवीएस पढ़ा था, वहां भी आपको बता दिया था कि कौन से चलवासी कृषि होते हैं और कौन से स्थानांतरित कृषि होते हैं। इसको क्या करना है, हमको मिलान करना है। ठीक है, तो देख लिया जाए। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि कौन से, जहाँ पे वन ज्यादा होते हैं वहां पे हम सघन वन वाले क्षेत्रों में, यानी स्थानांतरित कृषि को किससे मिला दें, ए को किससे मिला दिया जाए, 3 से मिला दिया जाए। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है शीतोष्ण घास के मैदानों में, यानी कि 4 से मिला दिया जाए। ठीक है, और गहन निर्वाह कृषि जो है अर्ध शुष्क, ठीक है सॉरी, गहन निर्वाह जहां जनसंख्या ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या, और चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में हुआ करता है। ठीक है, तो क्या जवाब लगा दिया जाए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, तो ये ए है, यहाँ ऑप्शन छूट गया है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, आप खुद ही बता दो उत्तर से आसानी से। बी वाला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। कौन सा, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन करना है। किसमें, ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। कह रहा है कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, तो बायोगैस ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण बनती है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि बायोगैस से मीथेन जैसी गैसेस भी आती हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा क्योंकि ये समाप्त नहीं होगी, ये भी सही है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, तो आप जानते हैं सागर का ज्वार तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा नहीं, बल्कि यह भी किसमें आता है, नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। किसमें आता है, नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। और नवीकरणीय ऊर्जा का तात्पर्य है कि यह क्या है, असीमित है, अर्थात ये समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात ये समाप्त नहीं होंगे। जवाब क्या हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो हमें पता है यातायात के 3 प्रमुख साधन होते हैं, कौन कौन से। ठीक, तो परिवहन की जब बात की जाती है तो स्थल हो जाता है, ठीक है, जल हो जाता है और वायु हो जाता है। ठीक है, स्थल को 2 पार्ट में कर लेते हैं, कौन कौन सा, तो स्थल को जो है रेल और सड़क में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। लेकिन यहां पूछा है सवाल, ठीक है, कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो सबसे सस्ता कौन सा मार्ग होता है, जल मार्ग। तो हमें पता है जितना भी हमारा वैश्विक व्यापार होता है वो कौन से मार्ग से हो रहा होता है, जल मार्ग से होता है। किससे होता है, जल मार्ग से द्वारा होता है। ठीक है, वहीं जब परिवहन यानी यात्री परिवहन की बात करते हैं तो 9% किससे होता है, सड़क से होता है, रेल से होता है। 83% ठीक किससे होता है, सड़क से होता है। 2% किससे होता है, जल से, और 6% किससे होता है, वायु से। यात्री परिवहन की बात कर रहा हूं। और जबकि ठीक है, भार वाली अगर बात किया जाए कि माल में, ठीक है, माल यातायात में, तो 98% वैश्विक जो हमारा व्यापार होता है वो कौन से मार्ग से होता है, जल मार्ग से होता है। जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़िए। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, वह तो पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, तो हमें ऐसा संसाधन देखना पड़ेगा जो प्रदूषण नहीं करता। हमें पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अनवीकरणीय नहीं, मानव निर्मित नहीं, अजैव नहीं, तो क्या बच गया, नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, या जो है, ठीक है, इसी प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों में आते हैं। तो जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल, और इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर पर समय दोपहर के 12 बज रहा है, ठीक है, तो ग्रीनविच याम्योत्तर का मतलब है कौन सा डिग्री की बात की जा रही है, 0 डिग्री की बात की जा रही है। तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना, यानी 45 डिग्री पूर्व कहीं यहाँ पे होगा, ये मान लेते हैं कितना डिग्री है, 45। तो यहां से यहां तक हमने कुल कितना डिग्री चला है, 45 डिग्री चला है। और हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, तो कई बार आपको बता चुका हूं, समय निकालने वाला एक वीडियो भी बनाया था। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट होता है। तो 45 डिग्री बराबर 45 गुणे 4, और 45 दूना 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। और घंटे में बदलेंगे तो कितना घंटा बदल जाएगा, ये 3 घंटा बदल जाएगा। कितना घंटा हो गया, 3 घंटा। अब चूंकि पूरब में जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है,
पूरब में जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है। तो 12 बज रहा था तो पूर्व में 45 डिग्री, पूरब में कितना बज जाएगा, 3 बजे अपराह्न हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 बजे अपराह्न, यानी कि 3 PM हो जाएगा। ठीक है, अपराह्न मतलब PM, ठीक, पूर्वाह्न मतलब AM। ठीक है, चले। आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। तो हमें पता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, क्षैतिज बल भी काम करते हैं और हॉरिजेंटल बल भी काम करते हैं। तो हॉरिजेंटल बल जब ऊपर की तरफ, सॉरी, ठीक है, वर्टिकल बल, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जब ऊपर की तरफ कार्य करेगा तो यह स्थल उठ जाएगा, और नीचे की तरफ कार्य करेगा तो स्थल धंस जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की, यानी अपक्षय व, ठीक है, जो बाह्य स्थल बन रहे हैं ये अपक्षय एवं अपर्दन से बनते हैं, तो टूटता है और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। तो दूसरा भी सही है, ए तथा बी दोनों क्या हैं, सही हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों क्या हैं, सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह का घिसकर टूटना अपर्दन कहलाता है, सही है। ठीक है, पृथ्वी का सतह का फिर से निर्माण होना निक्षेपण कहलाता है। पृथ्वी की सतह का फिर से निर्माण होना निक्षेपण कहलाता है, ये भी ठीक है। अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। अपर्दन कौन करवाता है, ठीक है, तो हम जानते हैं बर्फ कराता है, हवा कराती है, पवनें करवाती हैं, ठीक है, या जल कराता है। तो ए और बी तथा सी तीनों क्या हैं, सही हैं। ए, बी और सी तीनों क्या हैं, आपके सही हैं। अगला सवाल, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नित्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखलाता है। ठीक है, तो हमारे मन में यह आता है कि आदिवासी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते होंगे, तो ये सही नहीं है। ये हमारी रूढ़िवादिता को दिखाता है कि आदिवासी लोग, ये नहीं, आदिवासियों की ये पहचान नहीं है। तो सवाल इसमें जवाब क्या हो जाएगा, ये रूढ़िवाद को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, रूढ़िवाद को दिखाता है। ठीक है, आगे ध्यान से पढ़िए, फिर उत्तर दीजिए फटाक से जरा, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे। ठीक है, क्या जवाब होना चाहिए। ठीक, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते रहिए और प्रयास ये रखें कि मेरे बताने से पहले उत्तर लिखें। प्रयास ये रहना चाहिए आपका कि मेरे बोलने से पहले आप उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, जिससे कि मैं अगर देखूंगा तो अंदाजा लग जाएगा। जैसे कई बार अलग अलग लोग उत्तर दे भी रहे हैं, विशेषतः आशुतोष जी, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और लोग भी, चाहे संध्या मैम हो, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है अन्य लोगों की भी बात करें, कुछ लोगों का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, चाहे विकास सर हो, ठीक है, या जो है, ठीक, और भी लोग हैं जो उत्तर दे रहे हैं। तो सभी लोगों से अपेक्षा है कि जो लोग भी 400-500 लोग आप देख रहे हो, ठीक है, मैं अपेक्षा करूंगा कि आपसे जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें, और साथ ही साथ एक काम और भी किया करिए, वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इससे पता तो चलेगा ना कि, ठीक है, सिर्फ देखिए नहीं, मैं ठीक है देखने आए और तो अच्छी बात है कि देखते रहिए, देखिए भी, और थोड़ा हमें भी प्रोत्साहन देते रहिए कि आप लाइक कर दें या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल, संघ मतलब ही होता है जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करें। ठीक है, एकल हो जाता तो यह विविधता को नहीं बताता। ठीक है, संघीय है इसलिए अलग अलग राज्य अलग अलग पहचान इनको बताता है। बिल्कुल सही है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करता है। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र में और राज्य में अलग अलग शासन की व्यवस्था होती है, यानी दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी सही है। ऐसे ही सवालों में आप गलत कर देते हो जो व्याख्या वाला होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, कि तर्क इसको बता पा रहा है कि नहीं। तो तर्क ने क्या कहा कि कई स्तर स्थापित करते हैं, और इससे पता चल रहा है कई स्तर होंगे तो विविधताएं भी हमको देखने को प्राप्त होंगी। अगला है, SC/ST एक्ट की बात की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के रोकथाम अधिनियम 1989 में आया था, के उल्लंघन के रूप में क्या किया। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ये तो सही है, ये तो शामिल ही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खिलाने के लिए बाध्य करना, ये भी उसमें शामिल है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी उसमें शामिल है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये शामिल नहीं हो सकता है। विवाह आपकी व्यक्तिगत पसंद है, ठीक है,
विवाह आपकी व्यक्तिगत पसंद है तो आप किसी भी जाति समुदाय या किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, जहां चाहें आपकी, जहां आपकी इच्छा लगे, जहां आपको ठीक है ठीक लग रहा है, लड़का हो लड़की हो, किसी से भी क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी कि डी वाला गलत हो। तो ए, बी और सी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता किया है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो हमें पता है कि 19 मिड डे मील, जब एमडीएम की बात करते हैं तो 1995 में शुरुआत हुई थी। यह भी जानिएगा कि भारत में सबसे पहले, ठीक है, हो सकता है आपको नहीं पता हो लेकिन फिर भी याद रखें, भारत में सबसे पहले एमडीएम की शुरुआत करने वाला जो राज्य था वो राज्य था तमिलनाडु। और जहां के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे के कामराज। ठीक है, एक मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या था? के कामराज नाम हुआ करता था। 1960 के दशक में, 1960 के दशक में इन्होंने तमिलनाडु में शुरू कर दिया था क्या? एमडीएम। लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल, इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया, ये भी ठीक है। स्कूल में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये भी ठीक है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी फॉर डॉग भी सही है। कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा आपको? सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा जवाब सही हो जाए? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन क्या हैं आपके? सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो हमें पता है भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका की बात की गई है और इसके अतिरिक्त जो है राज्य में राज्य की कार्यपालिका और जिला अदालतों की बात की गई है। और भारत में अमेरिका की तरह न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। अमेरिका की तरह यहां भी न्यायपालिका कैसी? स्वतंत्र है। तो कह रहा है कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया कौन सी प्रणाली से होती है? कोलेजियम प्रणाली से होती है। कौन सी प्रणाली से? कोलेजियम प्रणाली से होती है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, विधायिका इसमें शामिल नहीं है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, यह भी आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल कितना वर्ष? 65 वर्ष की आयु तक होता है। और जबकि हाईकोर्ट में जो है ये कितने वर्ष की आयु तक? 62 वर्ष की आयु तक होता है। कितने वर्ष की आयु तक होता है? 62 वर्ष की आयु तक होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति, वैसे तो सही है परंतु यह न्यायिक स्वतंत्रता में नहीं आएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति जो है, ठीक है, उनके द्वारा ये बाध्य है कि शपथ कौन दिलवाएगा आपको? राष्ट्रपति। कथन सही है परंतु यहां पूछा है कि न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी और सी वाला ऑप्शन। ए, बी और सी वाला ऑप्शन। ठीक, तो हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन दिलवाता है, सवाल ये है कि क्या यह न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखें, ठीक, राष्ट्रपति दिलवा रहे हैं इसीलिए न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। तो ए, बी और सी वाला कथन स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं और डी वाला कथन नहीं करता है। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा कौन सा? ठीक, अगला देखिए। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। ठीक है, इसके पीछे के संभावक, हमारे यहाँ ये परंपरा है, ये सोचा जाता है कि जो महिला कमा रही है वही कार्य कर रही है। ठीक है, घरेलू कार्य को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। घरेलू कार्य का भी उतना ही महत्व है, तो जो हाउसवाइफ्स हैं उनका भी उतना उतना ही महत्व है जितना कि वर्किंग वुमेन्स का है। ठीक है, तो कार्यालयी कार्य का अतिमूल्य नहीं, घरेलू काम के लिए कम समय मिलना नहीं, ठीक, भारतीय समाज की पितृ व्यवस्था नहीं, घरेलू काम का अवमूल्यन, जो है, ठीक है, घर में होने वाले कामों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इस वजह से जो है, ठीक है, ये जो महिला द्वारा, घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम को अनदेखा कर दिया जाता है। जबकि हम देखें तो बहुत सुबह 5 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक वो काम करे, दिन भर काम कर रही हैं। लेकिन हमारी सोच ये कि हम पैसे से जोड़ लेते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो जो हाउसवाइफ है वो घर में काम करी, अगर उसका भी हम, ठीक है, मेहनताना जोड़ें तो वर्किंग वाइफ्स के बराबर ही, यानी वर्किंग वुमेन्स के बराबर ही होगा। ठीक है, उनसे कम नहीं है, उनसे ज्यादा ही है।
ठीक है। तो इनका महत्व ज़्यादा है किसका, वर्किंग वुमेन्स का जो है। और लेकिन यहाँ घरेलू कामों का अवमूल्यन हमारे देश में देखा जाता है, इसको हम ठीक है अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। हमें ये लगता है ये तो इस महिला का धर्म है, ये उसका जीवन का क्या है, उद्देश्य यही है कि महिला है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये अच्छी व्यवस्था भारत में नहीं है, इसे ही समझना है। ठीक है, चलें अगला सवाल। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त कौन से मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या किया है? तो हमें पता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसकी बात की गई है, तो मौलिक अधिकारों की बात की गई। किसके, मौलिक अधिकारों की बात किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है और 13 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि यह ठीक मौलिक अधिकारों का प्रहरी है यानी कि रक्षक है। ठीक, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक आप पढ़ते हो कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार। क्या पढ़ते हैं, समानता का अधिकार। और 19 से 22 तक आप क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में ही एक अनुच्छेद है कौन सा, 21, जो हमें देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि शरीर की स्वतंत्रता के साथ साथ प्राण का भी यानी जीवन का अधिकार भी इसमें शामिल है। और एक गरिमामय जीवन बिताने के लिए आपके पास भोजन मिलना चाहिए, आपकी निजता का सम्मान होना चाहिए, आपको यह अधिकार है कि आपको जो जल और वायु मिल रहा है वो प्रदूषण मुक्त प्राप्त हो। तो कौन से अनुच्छेद के तहत आ जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत आ जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित कथनों में से पहचानिए। प्रश्न पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ेंगे फिर क्या करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक, तो आपको देखना है अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है, जहां दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात संविधान करता है, एक धार्मिक और एक भाषाई। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान की गई है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, गलत है। ठीक है, अमेरिका में भारत के राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, भारत में भी अनुमति मिल सकती है, तो दोनों गलत है। तो ए और बी क्या है, सही है। कौन सा जवाब दिख रहा है, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। और इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख जो है, ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, जो कि जोड़ा गया था, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से, तो 42वां संविधान संशोधन से। एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, ठीक, 1976 में। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए। ठीक, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। ठीक है, असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कानून बन जाने से असमानताएं समाप्त नहीं, आज भी असमानताएं, अलग अलग दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं, कभी किसी महिला के प्रति, कभी किसी जाति के प्रति, कभी किसी धर्म के प्रति। ठीक है, ये असमानताएं हमारे समाज में अभी भी मौजूद है, तो ये वाला तो गलत हो गया। यह समस्त नागरिकों को निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, यानी कि कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ए, बी और डी। कौन सा जवाब, ए, बी और डी, कौन सा गलत हो जाएगा, सी फॉर कैट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा जवाब आपको मिल रहा है, खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, ए, बी और डी। कौन से युग्म सही सुमेलित, ठीक है, कौन से युग्म क्या हैं, सही सुमेलित हैं, इसकी बात की जा रही है। तो आप जरा ध्यान से देखिए और फिर जरा मिलाइए। काम जो है रोजगार के प्रकार में आता है, बिल्कुल ठीक है। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर हैं, ये भी सही है। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, घरेलू कामगार जो है, फिर वही बात हमने कहा, घरेलू कामों को हमारे यहाँ वैल्यू नहीं मिलता है, अनियमित मान लीजिए अच्छी बात नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, घरेलू कामगार जो है अनियमित मजदूर, ठीक, ये भी ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं।
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? घरेलू, एक बार फिर से देख लेते हैं जरा। ठीक है, घरेलू कामगार को जो है अनियमित मजदूर, ठीक, घरेलू कामगार किससे माना जाता है? अनियमित मजदूर, ये भी ठीक है। ठीक है, सब्जी विक्रेता की अगर बात किया जाए, सब्जी विक्रेता को स्वरोजगार के तौर पे नहीं माना जाता है, क्योंकि ये डेली वेजेस पे होता है। सब्जी बिका तो अच्छी बात, नहीं बिका तो अच्छी बात नहीं। दुकान में सुपरवाइजर, ठीक है, दुकान में कुछ ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, ओहो, ठीक है, मिलान करने में गड़बड़ी होगी। एक सेकेंड, जरा फिर से देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये काम है, और एक तरफ क्या दिया है? रोजगार के प्रकार। अब मिलान करना है। ठीक है, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर है, घरेलू कामगार अनियमित है, सब्जी विक्रेता को स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर ये व्यवसायी नहीं है। ठीक है, तो कार नौकरी कर रहा है ना, तो ये जो है व्यवसायी नहीं है। तो कौन सा जवाब हो जाए? ए, बी और सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। तो आप देखते हैं आपके भी शहरों में बहुत बड़े बड़े से स्लम बस्तियों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो है जिससे पता चलता है कि यहाँ ऐसे लोग, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में आए थे रोजगार की तलाश करने के लिए। किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में। और चूंकि अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता कि अपना अस्थायी जीवन बिताएं, तो स्लम यानी बस्तियों का, यानी कि आप देखते हैं मुंबई हो या कोई भी शहर हो, दिल्ली हो, जगह जगह स्लम बस्तियां हमको दिखाई देती हैं। ठीक, तो इसका कारण पूछ रहा है, इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या है? इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या क्या है? तो देखते हैं जरा। शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो आपका आपका व्यवसाय या आपका जो कार्य कर रहे थे उसमें इतनी आय नहीं थी कि आप अच्छा घर ले पाए, तो जीवन के स्तर में अधोगति नहीं कहलाएगा। ठीक, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, क्या? ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, इसीलिए जो है क्या होता है, गांव में आपको काम नहीं मिला तभी ना आप शहरों में जा रहे हैं, तो ये सही है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, कृषि में उतनी उत्पादकता यानी उतना लाभ रह नहीं गया, इसीलिए किस खेती छोड़कर किसान जो है मजदूरी करने के लिए शहरों में चला जाता है, ये भी ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल, तो ये गलत है, तो भारत में है ही नहीं। आप देखते हैं कुशल कार्यबल की बहुत कमी दिखती है, तो बी और सी वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही है। ये पहले भी कर चुके हैं, एक सवाल पहले भी इसी तरह का आ चुका था। ठीक है, सार्वजनिक सेवा से तात्पर्य है जो लोगों की सेवा के लिए और केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हो। तो पुलिस सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं सबके लिए है, न्यायिक सेवा सबके लिए है, शैक्षिक सेवा सबके लिए, निर्माण सेवा निजी सेवा में आ जाता है। यह जो है, ठीक है, किस में नहीं आ जाएगा? सार्वजनिक सेवा में नहीं आता है। ठीक, तो जवाब हो जाए ए, बी और सी वाला ऑप्शन, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ। ठीक, याद रखेंगे इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। भारत में सुधारों का काल लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने एक बिल लेकर आए जिसके तहत, ठीक है, कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं, यानी उनके मामलों की, ठीक है, सुनवाई कर सकते हैं। इसी विवाद को इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था कि एक भारतीय आदमी हमको सजा सुना दे। ठीक है, इसी कारण रिपन को हटा के डफरिन को भेज दिया गया था। रिपन को हटा के इसको भेज दिया गया डफरिन को। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। ये तो गलत हो गया। ठीक है, इस वाला कैसा था? ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? ये रॉलेट एक्ट की बात है। ये कौन से एक्ट में है? रॉलेट एक्ट में है कि बिना सबूत के भी मुकदमा चलाने की छूट मिल गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया कि भारत भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ये सही है। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ये भी ठीक है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी और सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य शिलप्पादिक्रम के विषय में सही है? ठीक है, शिलप्पादिक्रम, ठीक है, आप जानते हैं कि प्रारंभिक साहित्य, अगर तमिल साहित्यों की, अगर दक्षिण भारत के साहित्यों की बात करते हैं तो उसमें जो है महान रूप से तीन की रचना बहुत ज्यादा आती है, जिससे एक मणि मैखले हो जाता है और जिसमें एक शिलप्पादिक्रम भी है। ठीक है, तो इसमें पूछा है
कि यह जो है महाकाव्य शिल्पादिक्रम के विषय में कौन सा कथन जो है, ठीक है, सही है की बात करत। यह इलांगो द्वारा रचित है, ये बिल्कुल ठीक है। यह तमिल भाषा में रचित है, सही है। यह कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। यह कोवलन और माधवी की बेटी की क्या कह रहा है, कहानी है, ठीक है। तो याद रखिए ये वाला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यह जो नुपुर की कहानी के नाम से जाना जाता है। किसकी कहानी के नाम से? नुपुर की कहानी, जिसमें नायिका जो है कर्डगी होती हैं। कौन होती हैं? कर्डगी। इसीलिए तभी से चेर ने, लाल चेर जिसको कहा जाता है, उसने शुरू इलांगो आदिगल के समय में, ठीक है, चेर ने शुरू कर दिया था क्या, कर्डगी पूजा, पत्नी पूजा की प्रथा, ठीक है। तो ये वाला कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व नहीं, इन आज से लगभग 1700-1800 साल पहले, यानी पहली दूसरी शताब्दी में किया गया था। तो ये भी गलत है। ए और बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। ए और बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक, याद रखेंगे। चलें नेक्स्ट सवाल। पांडुलिपि का अर्थ क्या है? पहले भी लिखा जा चुका है, पहले भी पढ़ चुके हैं। उत्तर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई, ठीक है, हाथ से लिखी गई रचनाओं को पांडुलिपि, या अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पांडुलिपि का अर्थ क्या है? हाथ से लिखी गई, यानी मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हर्षवर्धन के पतन के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत सबसे पहले जो है गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज ने किया था, ठीक है, जिसका विरोध किया धर्मपाल ने। बाद में दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट शासक ध्रुव भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। कौन शामिल हो गया? ध्रुव भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक। तो क्या जवाब हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है, याद रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। पाल वंश के एक महान शासक धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करवाई थी, स्थापना करवाया था। अगला, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है, ठीक है। तो कालीबंगा, चन्हुदड़ो, धौलावीरा, सुतकाको, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। किसके हैं? हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। जौगढ़, मस्करी, ठीक है, टोपरा, लंपक, ठीक, ये ठीक लग रहा है। आगे देख लेते हैं। गवेरी वाला, इनाम गांव, दाउजली हेडिंग, ये जो है, ठीक है, आपका एक ताम्र पाषाण काल से जुड़ा है। हुंगी, भीमपेट का, कुरनूल, पय्यमपल्ली, ये पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, यानी यह दोनों किससे हैं? पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका? जौगढ़, ठीक, उड़ीसा में पड़ता है। मास्की, टोपरा और लंपक ये प्रमुख स्थान हैं जो कि किससे जुड़े हैं? तो अशोक के अभिलेखों से जुड़े हैं। किससे? अशोक के अभिलेखों से जुड़े हुए हैं। 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग से उसने यात्रा किया था, ठीक। तो कहां कहां जाने की बात कर रहा है? गाजा की बात कर रहा है, यानी कि सीरिया की तरफ। पेट्रा और अपोलोगोस में जा चुका है, ठीक। तो मार्ग जिन पर फारसी शासकों का नियंत्रण था, नहीं। मार्ग जिन पर कुषाणों का नियंत्रण था, ये तो चीनी मार्ग हो जाएगा, रेशम मार्ग। मार्ग जिन पर चीनी शासक, ये भी गलत है। कौन सा है? मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था, इसीलिए वो गाजा, पेट्रा और अपोलोगोस जैसे शहरों में जा पा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है? सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। दूसरा कथन है, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। जहां जो है सभी किसके साथ रहने की बात कर रहा है? स्वभाव की, किसकी बात कर रहा है? स्वभाव, सद्भाव के साथ रहने की क्या कर रहा है? बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यह जो, ठीक, ये हमने मयूर सिंहासन की बात करते हैं। किसकी? मयूर सिंहासन की जो बात किया जाता है, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा गया था, ठीक है। चूंकि पित्रादुरा शैली का तात्पर्य ही है कि, ठीक है, रत्न जड़ित शैली पित्रादुरा शैली कहलाती है। आरपीएस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, सही है। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता है जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे, यानी उसका जो सभा भवन था वो ये बताता है कि यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं, ठीक है। दोनों ही कथन है क्या है? वो सही हैं, और एक दूसरे की क्या करता है? सही व्याख्या करता है, ठीक है। राजनयिक न्याय और शाही दरबार की बात किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़िए।
ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऋग्वैदिक काल की जब बात करते हैं तो समय लिखते हैं 1500 बीसी से और 1000 बीसी तक, ऋग्वेद पे आधारित है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ऋग्वैदिक काल की जब बात की जाती है कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े युद्ध हुए भी नहीं ऋग्वैदिक। उत्तर वैदिक में दिखेंगे अस्थाई सेना, पर ऋग्वैदिक में कोई अस्थाई सेना हमको दिखाई नहीं देता है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने किया है, जिसमें अपाला और घोषा का प्रमुख नाम से आपने नाम सुना होगा। किसका नाम? अपाला और घोषा का नाम आप सुनते हैं, जो ऋग्वेद से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। ठीक है, ये वाला सवाल, क्योंकि यज्ञ का काल जो है, ठीक है, हमें पता है ये कौन से जुड़ा है? उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? उत्तर वैदिक से जुड़ा है। ठीक, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे, इस वजह के जन थे, जनों के मुखिया, जो राजा के तौर पे नहीं, एक मुखिया के तौर पे कार्य करते थे। तो ये भी सही है, ए, बी और डी। कौन सा ऑप्शन दिख गया? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, जिस प्रकार नदियां मिलके जो है, ठीक है, तो हमें पता है कि जब उत्तर वैदिक काल में कुरीतियां बढ़ी, तो इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भारत में एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे हम बौद्ध संप्रदाय कहते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि जैसे बुद्ध में समाहित होकर, जैसे सागर में समाहित होकर नदियां अपनी पहचान खो देती हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है बौद्ध ग्रंथ यानी बुद्ध के उपदेशों को मान करके आप अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। तो कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ से। कौन से ग्रंथ से? बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग अलग समस्याएं थी। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किन से समस्याओं का, ठीक, उन्होंने सामना किया? ठीक है, अब ऑप्शन आप खुद पढ़े और उत्तर दीजिए जरा फटाक से। ऑप्शन पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। ठीक, जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उनकी उनकी जमीनों से हटवा दिया गया। उन्हें अपनी जमीन के एक चौथाई हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो गलत है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 कठिया पद्धति 3/20 भाग की करता था। अनुबंधों ने उन्हें अग्रिम धन तो दिलाया, परंतु उनके ऋण बढ़ते रहे। ये भी गलत है। ग्राम प्रमुख उन्हें अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये भी सही, अंग्रेज जो है ये कर रहे थे। ठीक, तो कौन सा जवाब? जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया, ताकि जो है वहां नील की अच्छी पैदावार की जा सके। किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना किया गया था? ठीक है, तो आप अंदाजा लगा के भी खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसमें से एक महिला, ठीक है, पंडित रमाबाई नहीं, सावित्रीबाई फुले नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि यह किताब किस नाम से है? स्त्री पुरुष तुलना नाम से। इसको लिखा है ताराबाई शिंदे ने। किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे ने, जिनका जन्म जो है मराठा यानी मराठा क्षेत्रों में हुआ था, महाराष्ट्र वाले हिस्सों में हुआ था। ठीक है, ठीक, और इनके पिता हरि शिंदे जो हैं वो ज्योतिबा फुले के साथ ब्राह्मण विरोधी आंदोलन कर रहे थे। तो इसी में इनकी बेटी ने, यानी हरि शिंदे की बेटी ताराबाई शिंदे ने, ठीक है, ग्रंथ लिखा स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की क्या की गई है? आलोचना किया गया है। आगे, किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, सतनामी आंदोलन, ब्राह्मण समाज। तो कल ही वाले यानी पिछले पेपर में ही हमने देखा था कि सतनामी आंदोलन, ठीक है, गुरु घासीदास ने चलाया था। किसने चलाया था? सतनामी आंदोलन का संबंध किससे था? गुरु घासीदास था। ठीक है, इन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ में एक, ठीक, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी बना हुआ है घासीदास का। इन्होंने, ठीक है, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया था? सतनामी आंदोलन चलाया था। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। भारत का यह नाम कौन से प्राचीन ग्रंथ से लिया गया? यानी भारत की जब पहचान की जाती तो हमें पता है हिंद महासागर के उत्तर में, किसमें? हिंद महासागर। जैसा कि हम देखते भी हैं ये हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, नीचे वाला भारत। ठीक है, ठीक, ऊपर जो है हिमाच्छादित पर्वत दिखते हैं आपको, काराकोरम श्रेणी, और नीचे क्या दिखता है? हिंद महासागर दिखता है। कह रहा है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? विष्णु पुराण से। यह किस में लिखा गया है? विष्णु पुराण में लिखा गया है। ठीक है, सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भारतम लिखा जाता है। ठीक,
1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। तो गांधी जी ने शुरू किया था क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, हमें पता है कि अगस्त 1920 में, ठीक है, अगस्त 1920 में किसकी शुरुआत हुआ था। ठीक, अगस्त 1920 में शुरुआत हुई किसकी, असहयोग आंदोलन की, जो जब तक चलता है 12 फरवरी 1922 को यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है यह आंदोलन। जिसके बाद जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना भी किया था। किसने, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। ठीक, तो दो लोगों ने, जिसमें एक नाम है चित्तरंजन दास जी का, ठीक, और दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू जी का। किसका नाम है, मोतीलाल नेहरू जी का। क्योंकि जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड 4-5 फरवरी को, जो कि 1922 में हुआ था, उससे आहत होकर आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो इन लोगों को लगा कि हमारा ये सारा मेहनत गांधी जी के इस निर्णय की वजह से क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक, तो पूछा है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या, आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए। और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में, तो जैसा कि हम जानते हैं, खिलाफत आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, कौन सा, खिलाफत आंदोलन हो या तो असहयोग आंदोलन हो, और इस तरह से यह आंदोलन क्या होता गया, बड़ा होता गया। ये तो कथन बिल्कुल सही है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। जैसे कि चौरी चौरा कांड की हम बात करते हैं, चौरी चौरा घटना की बात करते हैं। ठीक है, वो गांधीवादी आदर्शों के विरुद्ध था, यानी कि, ठीक है, कह सकते हैं कि ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, अपनी अपनी जगह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, में मौजूद थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, तब 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं 61वां संविधान संशोधन से, यानी पहले मताधिकार कितनी वर्ष में था, 21 वर्ष का था। ठीक है, फिर राजीव गांधी जी की सरकार में कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संशोधन द्वारा 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष कर दिया। यानी सार्वभौमिक मताधिकार तो इसमें था ही। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग रहेंगे, सभी लोग क्या कर सकेंगे, चुनाव में भाग ले सकेंगे। ए और बी दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। अगला, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार के पहचाना है। खगोलीय पिंडों की क्या करना है, आपको पहचान को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। कुछ खगोलीय पिंड गैसों द्वारा बने हुए हैं। ठीक, उनकी अपनी, जो भी अंतरिक्ष में पिंड दिखाई देते हैं, उन सभी पिंडों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो ग्रहों को नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, ग्रहों के पास अपनी रोशनी और गर्मी नहीं होती है। ठीक है, आकाश गंगा की बात करें, ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है, ग्रह उपग्रह भी नहीं होंगे। जवाब क्या हो जाएगा, तारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तारे, क्योंकि आकाश गंगा तो तारों का क्या बनता है, समूह बनता है। ठीक है, उष्णकटिबंध, जैसा कि हमें पता है, ठीक है, हम जब इस पृथ्वी को इस तरह बनाते हैं तो बीचों बीच में कौन सी रेखा, 0 डिग्री। यहाँ ऊपर कितना डिग्री, 23.5 कर्क रेखा को। यहाँ कौन सा डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है, आर्कटिक वृत्त को। और ऊपर 90 डिग्री जो है नॉर्थ पोल को दिखाता है। ठीक है, नीचे 90 डिग्री किसको दिखाएगा, साउथ पोल को दिखाएगा। किसको, साउथ पोल को। नीचे भी 23.5 डिग्री जो कि मकर रेखा है। ठीक है, 66.5 डिग्री जो कि अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, यहां से यहां तक का क्षेत्र ये क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम क्या कह लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कह लेते हैं। ठीक, और इसको जो है शीत कटिबंध कहते हैं। नीचे भी सेम इसी तरह से। अब जरा देखिए, उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक, तो आप देख रहे हैं कि यह रेखा कौन सी है, कर्क, और ये कौन सी है, मकर। ठीक है, तो पहला क्या है, उष्ण कटिबंध को किससे मिला दिया जाए, इससे मिला दें, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध जो है, ठीक है, ये किसके बीच की बात हो जाएगी, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य। इसको उत्तर ध्रुव वृत्त कह लिया जरा, आर्कटिक वृत्त को, तो ये भी ठीक है। ठीक,
और शीत कटिबंध जो है उत्तर ध्रुव वृत्त और किसके बीच, उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कर लेते हैं। तो ए को 1 से मिला दिया जाए, बी को 2 से मिला दिया जाए और सी को 3 से मिला दिया जाए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए बी सी, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामी-उत्तर को पहचानना। इस रेखा का मान 0 डिग्री है, यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है। 180। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें, ठीक है, देशांतर यामी-उत्तर है, कौन सा जो है, ठीक है, देशांतर यामी-उत्तर है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं, ठीक है, किस रेखा का मान जो है 0 डिग्री है, तो हमें पता है ये 0 डिग्री है। इसी को हम कहते हैं GMT कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रधान मध्यान्ह रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रधान मध्यान्ह या प्रधान यामी-उत्तर भी कहते हैं। ठीक है, प्रधान यामी-उत्तर भी कहते हैं। उत्तर ध्रुव से कहां तक जा रहा है, दक्षिण ध्रुव तक जा रहा है। ग्रीनविच के मध्य से 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर नहीं, कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा नहीं, क्या हो जाएगा, प्रधान यामी-उत्तर या प्रमुख यामी-उत्तर जो कि 0 डिग्री है। कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है, भारतीय यामी-उत्तर 0 डिग्री नहीं बल्कि कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, ग्रीनविच यामी-उत्तर 0 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जवाब मिला लीजिए, ए को 4 से मिला देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ा जाए। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में, तो भूमध्य सागर से लगे हुए देशों में क्या पाई जाएंगी, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाएंगी, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो हमको पता है, विश्व के मैप में अगर छोटा सा बना दूं आपको, यहाँ पे ग्रीनलैंड दिखता है। ठीक है, इधर वाले हिस्से में कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए फटाक से, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इन वाले क्षेत्रों में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। अब जरा ध्यान से देखा जाए, मध्य अमेरिका, ठीक है, किसकी किसकी बात कर रहा है, तो ध्यान से देखिए जरा, फिर उत्तर बताइएगा कि मध्य अमेरिका, तो मध्य अमेरिका तो यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो मध्य अमेरिका यहाँ पर फैला हुआ है, यानी इसका भूमध्य सागर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। संयुक्त राज्य में, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कैलिफोर्निया की बात कर रहा है, तो कैलिफोर्निया इसका इसी प्रकार की जलवायु का क्या बनता है, हिस्सा बनता है। ठीक है, वनस्पतियां। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है, ये वाला क्षेत्र भी है। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पूछा है कि कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, तो ठीक है, कौन सा जवाब हो जाएगा, बी सी और क्या है, डी है। मध्य अमेरिका में इसका विस्तार नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु वाले मुद्राएं होती हैं। ठीक है, ऋतुएं होती हैं, तो बी सी और डी वाला ऑप्शन। पृथ्वी का 3/4 सतह जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। ठीक है, तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि दोनों ही सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कौन सा जवाब हो जाए, बी फॉर बॉल वाला। हमें पता है 70.8% हिस्से पर क्या फैले हुए हैं, जल फैले हुए हैं, और कुल पानी के, ठीक है, लगभग, ठीक, 97.5% हिस्से में कौन सा पानी है, खारा पानी है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं का क्या करना है, आपको चयन करना है। किसमें, जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं का क्या करना है, आपको चयन करना। तो हमें पता है कि सागर होगा, सागर का पहले क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के अतिरिक्त क्या होगा, फिर बादल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका संघनन होगा, और संघनन के बाद बादल बनेंगे, और बादल से क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, वाष्पीकरण, संघनन और वृष्टि। संघनन, वाष्पीकरण और वृष्टि, यानी ए सी और डी, ए सी और डी वाला ऑप्शन। स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवने हैं।
ठीक है। स्थल समीर और समुद्री समीर और लू को पूछ रहा है कि कौन सी पवनों में आता है। तो हमें पता है स्थल समीर और समुद्री समीर की अगर बात किया जाता है तो यह जो है, ठीक है, वैसे तो ये सामयिक पवनों में आते हैं लेकिन स्थान विशेष पे ही बह रहे हैं इसीलिए। और लू तो हमें पता है कि उत्तर भारत में बहने वाली एक कौन सी हवा है, स्थानीय पवन है। ठीक है, तो इसमें लगा दिया जाए क्या, स्थानीय पवन लगा दिया जाए। वायुदाब के विषय में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का क्या करिए, चयन करिए। ये भी पहले बता चुका हूं आपको। आप उत्तर बताइए कौन सा जवाब इसमें क्या है, सही है। कह रहा है वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है, गलत है। ठीक है, हमें पता है कि पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है क्या, ठीक है, पी इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, वस्तु द्वारा लगाए गए, ठीक है, वस्तु द्वारा, ठीक है, लगाए गए किसी एकांक क्षेत्रफल पर बल को। तो यहाँ पे जब P भार में बदल जाता है तो W अपॉन A हो जाता है। तो पहला वाला कथन क्या है, ठीक है, पहला वाला कथन असत्य है। निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से क्या है, संबंधित है। निम्न दाब होगा तो सारे हाई प्रेशर को अपनी तरफ खींचेगा, इससे बादल अपनी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो कथन बी क्या है, सत्य है। कथन ए क्या है, असत्य है, यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक, अनवीकरणीय कौन होंगे, वास्तविक कौन होंगे, नवीकरणीय कौन होंगे या संभाव्य कौन होंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा संसाधन इसमें सही, इसमें कौन सा विकल्प जो है सही बन रहा है। आपको जो है इसी आधार पे आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लिया जाए कि कौन सा जवाब किससे क्या हो रहा है, मिल रहा है। अनवीकरणीय कौन, जिनका संसाधन क्या है, सीमित है। वास्तविक संसाधन कौन, जिनकी संपूर्ण मात्रा हमको ज्ञात है। ठीक है, नवीकरणीय कौन, ठीक है, जिनकी नवीकरणीय की अगर कौन की बात किया जाएगा, जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है। संभाव्य कौन, जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कह लेते हैं हम। ठीक, तो कौन सा जवाब मिल जाए, ए का 4, बी का 2, सी का, अच्छा उल्टा हो गया। ठीक है, फिर से मिला देते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय कौन, जिनका भंडार सीमित है। वास्तविक कौन, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात। नवीकरणीय कौन, जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। संभाव्य कौन, जिनकी संपूर्ण मात्रा अभी ज्ञात नहीं है। चौथा ऑप्शन डी फॉर डॉग वाला मिल जाएगा। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, ध्यान से देखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ए बी सी डी में से क्या उत्तर लगाया जाए। ठीक है, जरा फटाक से उत्तर बताइए क्या हो जाएगा जवाब किसका, 198 का जवाब क्या होगा। ठीक है, फटाक से उत्तर दीजिए। ठीक, देखा जाए वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, ये संसाधन संरक्षण में आता है। ठीक है, ठीक, वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, ये तो संरक्षण नहीं है। वस्तुओं का उपभोग कम करना, ये भी सही है। पुनः साइकिल तो आप जानते हैं। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट होता है जो किससे जुड़ा हुआ है, वह संसाधन संरक्षण से। तो क्या हो जाएगा जवाब, ए सी डी, बी फॉर बॉल वाला। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत या सही नहीं है। ठीक है, गलत या सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें क्या है, गलत है, यही बताना है। वायु, जल, मिट्टी और खनिज प्राकृतिक संसाधन है, सही है। समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ये भी ठीक है। लोग स्वयं संसाधन नहीं है, लोग स्वयं भी संसाधन है। हमें पता है कि मानव भी क्या है, एक संसाधन है। डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में, ये भी तो देश के लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, समय प्रति दो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों को संसाधन परिवर्तित करते, ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, सी वाला, क्योंकि यहाँ नहीं शब्द आ गया है, मानव खुद भी संसाधन है। ठीक है, आगे। ठीक, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों को कार्य वर्गों के साथ क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो प्राथमिक क्रिया किस में आ जाता है, कृषि और, ठीक है, मत्स्य में आ जाता है। द्वितीय क्रिया उद्योग, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। तृतीय क्रिया में व्यापार और यातायात आ जाता है। ए को 2 से मिलाइए, बी को 1 से मिलाइए, सी को 3 से मिलाइए। ठीक है, कौन सा जवाब हो जाए, ठीक है, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाए, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, 5वां प्रैक्टिस से 250 सवाल अब तक क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, फिर देखिएगा आपकी तैयारी कैसा एक निश्चित रूप ले लेती है और आप खुद भी लगने लगेगा कि ठीक ठाक प्रक्रिया में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह, उद्घोष अकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपके साथ, ठीक है, पिछले 1 घंटे से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, साथ ही साथ एसएसटी और ईवीएस जो पढ़ रहे हैं वो भी अपनी जगह पर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।